नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बेहद खास पन्ने को पलटने जा रहे हैं। आज की हमारी ये चर्चा इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब की जिंदगी और उनकी उस जबरदस्त विरासत पर केंद्रित है जो आज भी नेतृत्व और न्याय की एक मिसाल मानी जाती है। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से वाकई हैरान करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए सीधा इस विचार पर आते हैं जिसने उनके पूरे शासनकाल की नींव रखी। उन्होंने कहा था, अगर फुरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर से इसके बारे में सवाल होगा। ये सोचना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई आम कोट या कहावत नहीं है। ये जवाबदेही का वो सबसे ऊंचा मानक है जो उन्होंने खुद के लिए तय किया था। एक इतने विशाल साम्राज्य का शासक, और फिक्र किस बात की कि ईश्वर के सामने उसे एक बेजुबान जानवर की भूख का भी हिसाब देना होगा। भाग एक कट्टर विरोधी से इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक बनने तक का सफर। उनका ये ऐतिहासिक सफर 584 ईस्वी के आसपास मक्का में शुरू हुआ। वो मशहूर कुरैश कबीले की बनु अदी शाखा से ताल्लुक रखते थे। फिर 634 ईस्वी में वो खलीफा बने और अंततः 644 ईस्वी में उनकी शहादत हुई। देखिए, ये महज चंद तारीखें नहीं हैं। इन सालों के बीच उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों बदल कर रख दिए। अब यह हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में वो इस्लाम के बहुत ही सख्त, एकदम कट्टर विरोधियों में गिने जाते थे। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब उन्होंने पहली बार कुरान की आयतें सुनी तो उनके अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और यकीन मानिए, उनका आना कोई छोटी बात नहीं थी। उनके जुड़ने से उस समय मुसलमानों के एक छोटे से समूह को मानो रातों रात एक अपार शक्ति और सुरक्षा मिल गई। इस्लाम अपनाने के बाद वो पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथियों में से एक बन गए। उन्होंने कई गज़वा यानी बड़े युद्धों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। और सिर्फ ताकत ही नहीं, उनकी रणनीतिक समझ और उनकी सोच इतनी गहरी थी कि खुद पैगंबर उनकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, विस्तार का युग। और ये बात इस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार कितने बड़े पैमाने पर हुआ। 634 ईस्वी में जब वो खलीफा बने तो मिस्र, सीरिया, इराक और ईरान, ये चारों बड़े और ऐतिहासिक क्षेत्र इस्लामी राज्य का हिस्सा बन गए। मतलब ये सिर्फ कुछ शहरों को जीतने की बात नहीं थी, बल्कि दुनिया के भू राजनीतिक नक्शे पर एक बहुत ही विशाल और अभूतपूर्व बदलाव की शुरुआत थी। भाग 3, एक न्यायपूर्ण साम्राज्य की वास्तुकला। देखिए, सिर्फ नए इलाकों को जीतना ही पूरी कहानी नहीं है। असली चुनौती तो इतने विशाल साम्राज्य को सही से चलाने की थी, और यहीं उनकी असली काबिलियत सामने आती है। उन्होंने एक बेहद मजबूत न्याय प्रणाली बनाई ताकि समाज के हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के इंसाफ मिल सके। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बैत उल माल यानी एक व्यवस्थित सार्वजनिक खजाने की शुरुआत की, और प्रशासन को सुचारू रखने के लिए नए शहर भी आबाद किए। इतने बड़े प्रशासनिक सिस्टम बनाने के बावजूद लोगों के साथ उनका जो जमीनी जुड़ाव था वो कभी कम नहीं हुआ। वो किसी से रिपोर्ट मांगने का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि रात के अंधेरे में वो खुद गश्त पर निकलते थे ताकि जनता का असली हाल अपनी आंखों से देख सकें। वो सड़कों पर जाकर खुद चेक करते थे कि कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। ये उनकी गहरी सहानुभूति और उस फरात नदी वाले वादे का सबसे बड़ा सबूत है। भाग 4, शहादत और उनकी अमर विरासत। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से लोगों के लिए और न्याय के लिए समर्पित था, उसका अंत बेहद दुखद रहा। 644 ईस्वी में मदीना शहर में जब वो सुबह की फज्र की नमाज अदा कर रहे थे, तभी अबू लुलुआ फिरोज नाम के एक शख्स ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, और इसी दर्दनाक हमले के परिणाम स्वरूप उन्होंने शहादत पाई। उनकी महानता का अंदाज़ा उनके अंतिम विश्राम स्थल से ही लगाया जा सकता है। उन्हें मदीना के अल मस्जिद अन-नबवी में दफनाया गया। और ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्हें पैगंबर मोहम्मद और पहले खलीफा हजरत अबू बकर के ठीक पहलू में आराम फरमाने का वो सर्वोच्च आध्यात्मिक और ऐतिहासिक सम्मान प्राप्त हुआ। इतिहास ने उन्हें जो नाम दिए वे उनकी पूरी शख्सियत को एकदम सटीक तरीके से बयान करते हैं। पहला, फारूक आज़म, जिसका मतलब है वो जो सत्य और असत्य यानी सच और झूठ के बीच स्पष्ट अंतर कर सके। और दूसरा, अमीर अल मोमिनीन यानी विश्वासियों का सेनापति। सच कहा जाए
तो ये सिर्फ उपाधियां नहीं हैं, ये न्याय, बहादुरी और बेमिसाल सादगी के वे सर्वोच्च गुण हैं जो उनके व्यक्तित्व में रचे बसे थे। तो इन सब बातों को गहराई से जानने के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल जहन में आता है। ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि आधुनिक प्रशासन और आज की शासन व्यवस्था कैसी होती यदि आज के नेता खुद को उसी फरात नदी वाले मानक पर परखते। हजरत उमर फारूक की कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि असली ताकत किसी ऊंचे पद या सिंहासन पर बैठने में नहीं है, बल्कि उस भारी जिम्मेदारी को महसूस करने में है। ये चर्चा सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने के लिए नहीं है, बल्कि आज के दौर में सच्ची लीडरशिप को समझने का एक शानदार जरिया है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।